हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गद्य खंड और गद्य खंड के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 11 है भक्ति, जो कि श्रीमती महादेवी वर्मा की रचना है। दोस्तों हम लोग जो गद्य खंड है उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। जो गद्य खंड है उसके चैप्टर्स को किस तरीके से कवर करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा देखो, हम लोग जो चैप्टर है उस चैप्टर का पूरा सार जो होता है वो हम लोग यहाँ आपको 8 से 10 पैराग्राफ के अंदर बता देंगे, ताकि आप लोगों को स्टोरी की तरह कहानी याद हो जाए। ठीक है, फिर आप जैसे ही चैप्टर पढ़ोगे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट किया है और इसके साथ और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के हिसाब से वो हम लोगों ने यहाँ कवर किया है। तो आई होप आपको काव्य खंड की तरह गद्य खंड भी पसंद आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट सॉल्यूशंस वगैरह हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर भक्ति। देखो, सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है पाठ का सारांश। मैंने आपको बोला है कि इस चैप्टर का पूरा सार यहाँ आपको एक स्टोरी की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, ताकि आपका पूरा चैप्टर स्टोरी के थ्रू क्लियर हो जाए। भक्तिन है वो महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। तो ये इस पाठ का कुछ सार यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने यहाँ पे किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित हुए। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। सारांश अगर देखें तो लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था, उसके होठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसके लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम क्या रख दिया? भक्तिन रख दिया। और सेवा धर्म में वह हनुमान से अपनी स्पर्धा करती थी। ठीक है, हम लोग इस पूरी कहानी को, चैप्टर को किसकी तरह पढ़ने वाले हैं? स्टोरी की तरह पढ़ने वाले। और जो मेन पॉइंट्स है वो हम लोगों ने यहाँ हाईलाइट भी कर रखे हैं। तो यहाँ ये पूरी जो स्टोरी है वो किसकी है? लक्ष्मी, जिसका नाम क्या रख दिया गया था? भक्तिन रख दिया गया था। अब देखो, उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हेंडिया गांव के जो एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया था। 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना हो गया, मतलब उसको उसके ससुराल भेज दिया गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पियर यह कहकर भेज दिया, बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यतीत होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन करती। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफेद राब, दूध व मलाई मिलती थी तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी
मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में बख्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था, उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। ठीक है, अब यहाँ उसके जीवन के बारे में थोड़ा बता दिया है। फिर देखो कि पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्ध आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय बख्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो बख्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केस कटवा दिए तथा गुरु मंत्र से लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बना कर रखा। ठीक है, अब जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। फिर देखो, बख्तिन की लड़की ने उस स्वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन बख्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। भाई वो चाहती नहीं थी उससे शादी करना। फिर देखो, दामाद निश्चित होकर तितर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया था। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने बख्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। किस तरीके से आप चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, सार क्या है। ठीक है, यह अपमान वह सहन न कर सके और कमाई के विचार से शहर चली। देखो, जीवन के अंतिम परिच्छेद में गुठी हुई चांद, मेली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी करने के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। बख्तिन छूतपाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। देखो यहाँ पे 4 स्तर बताए गए हैं, तो हम यहाँ अंतिम स्तर की बात कर रहे हैं। अंतिम स्तर में बख्तिन की लाइफ कैसी थी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 स्तर देख लिए थे कि वहां बख्तिन की लाइफ कैसी थी। भोजन के समय बख्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूरन लाल मिर्ची की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। फिर देखो, बख्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। बख्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरे को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु बख्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना पीना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। बख्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसे को भी किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी कि उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। आई होप अभी तक आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी और चैप्टर का सार भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर मुंडवाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिर कहकर अपना कार्य सम्मत सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर में काम कौन करेगा। बख्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसीलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कोई कार्य नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उससे बख्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब बख्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। दोस्तों, आई होप अभी तक आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। देखो, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को पूरा सार याद हो जाएगा और परीक्षा के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो, बख्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोदूली भी आराम करने लगते थे, तब भी बख्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी शाही तो कभी फाइल देती थी। बख्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के सोने के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर भी वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका बख्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, पर लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। फिर देखो, इसका कारण यही है कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और बख्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। बख्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। बख्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से वह दुखी हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चले जाने का हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाड तक से लड़ने को तैयार थी। बख्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार अगर आप फिर से इस चीज को पढ़ोगे, सुनोगे, तो आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों ने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चंस है बहुत ईजी तरीके से कवर होंगे। देखो क्या है, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के हल प्रश्न हम लोगों ने दे रखे हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक दे रखा है पाठ के साथ, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग उनको कंप्लीट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 कि बख्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। बख्तिन नाम किसने और क्यों दिया होगा। देखो, बख्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, ठीक है, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसने यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसीलिए उसके जन्म पर उसका यह नाम रख दिया। ठीक है, फिर देखो प्रश्न नंबर 2 कन्या रत्न पैदा होने पर भी बख्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन
होती है। क्या आप इससे सहमत है? देखो, आप अपने विचार भी रख सकते हो, जैसे हमारे विचार रखे गए हैं कि 2 कन्या रत्न पैदा होने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा जिठानियों भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से वह उसकी उपेक्षा करने लगे। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास और जिठानियों ने किए। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है, समस्याग्रस्त महिला का जीना हराम कर देती है। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य करने के लिए उकसाती है। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही होती है। फिर देखो प्रश्न नंबर 3 कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, मतलब विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे भाई, उसको डिसीजन लेने ही नहीं दिया। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्क सम्मत टिप्पणी कीजिए। तो देखो, नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती। माता पिता जिसे चाहे वह उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होती। लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी जाती है। उससे इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह किससे विवाह करे या किससे न करे। इस मानवाधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखो, भक्तिन में सेवा भाव, वह कर्तव्य परायणा थी, परंतु उसके बावजूद अनेक उसमें दुर्गुण भी है। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते थे। अब देखो कौन कौन से कार्य उसको अच्छे नहीं लगते थे। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार की मटकी में छिपा देती थी। जब उससे इस कार्य के लिए पूछा जाता तो वह स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क देती है। दूसरा देखो, वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाती बताती है और वह इसे झूठ नहीं मानती। तीसरा देखो, शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती है, वह किसी भी तर्क को नहीं मानती। फोर्थ देखो, वह दूसरे को अपने अनुसार डालना चाहती है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती। फिफ्थ देखो, पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर देखो, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो देखो, जब लेखिका चोरी हुई पैसों के बारे में लक्ष्मी से पूछती है तो वह कहती है कि पैसे मैंने संभाल कर रख दिए हैं। क्या अपने ही घर में पैसे संभाल कर रखना चोरी है? वह कहती है कि चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर में भी होगा, नहीं तो वे श्री कृष्ण को कैसे खुश रखते थे और संसार मतलब अपने राज्य को कैसे चला सकते थे। चोरी करने की घटनाओं और महाराज युधिष्ठिर के उदाहरणों के माध्यम से लेखिका ने शास्त्र प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का वर्णन किया है। और अगर हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। फिर देखो प्रश्न नंबर 6 कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, या भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई कैसे? 100 उदाहरण लिखिए। तो देखो, भक्तिन एक देहाती महिला थी। देहाती मतलब गांव की महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया, ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेना चाहती थी। वह अपने मामले में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, तिल लगाकर बाजरे के साथ बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफेद महुए की लपसी
मिलने लगी। इन सबको वह स्वाद से खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी देहाती बन गई। आई होप आप लोगों को इस तरीके से पीपीटी का ये माध्यम गद्य खंड का पसंद आ रहा होगा, तो यार कमेंट करके जरूर। अन्य प्रश्न हम लोगों ने यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए दे रखे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने दे रखे हैं जो चैप्टर से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम के हिसाब से बन सकते हैं। तो चलो हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भक्तिन पाठ के आधार पर भक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा भक्तिन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो देखो क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। पहले व्यक्तित्व, दूसरी परिसर में, तीसरी स्वाभिमानी और चौथी क्या दे रखी है, महान सेविका। देखो हो सकता है आपको टाइपिंग एरर देखने को मिले, ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि उच्चारण पे फोकस करें, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले व्यक्तित्व है। भक्तिन अधेड़ उम्र की महिला है, उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला है, उसके होठ पतले तथा आंखें छोटी है, ये उसका व्यक्तित्व था। परिसर में तो देखो भक्तिन कर्मठ महिला है, ससुराल में वह बहुत मेहनत करती है, वह घर, खेत, पशुओं आदि का सारा कार्य अकेले करती है। लेखिका के घर में भी वह उसके सारे कामकाज को पूरी कर्मठता से करती है, वह लेखिका के हर कार्य में सहायता करती है। स्वाभिमानी, देखो भक्तिन बेहद स्वाभिमानी थी। पिता की मृत्यु पर विमाता के कठोर व्यवहार से उसके मायके जाना छोड़ दिया। पति की मृत्यु के बाद उसने किसी का पल्ला नहीं थामा तथा स्वयं मेहनत करके घर चलाया। जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़कर शहर आ गई। ठीक है, फिर देखो महान सेविका। भक्तिन में सच्चे सेवक के सभी गुण हैं। लेखिका ने उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया है। वह छाया की तरह लेखिका के साथ रहती है तथा उसका गुणगान करती है। वह उसके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार है। वह युद्ध, यात्रा आदि में हर समय उसके साथ रहना चाहती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो देखो भक्तिन जोशी गांव के गोपालक की इकलौती संतान थी। उसकी माता का देहांत हो गया था, फलतः भक्तिन की देखभाल विमाता ने किया। पिता का उस पर अगाध स्नेह था। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हेंडिया गांव के ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में उसका गोना हो गया। विमाता उससे ईर्ष्या रखती थी। उसने उसके पिता की भी बीमारी का समाचार तक उसके पास नहीं भेजा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 कि भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था। तो देखो भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। घर की महिलाएं चाहती थी कि भक्तिन का पति उसकी पिटाई करे, उस पर रोब जमाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसकी सास व जिठानियों ने लड़के पैदा किए थे। इस कारण उसे सदैव प्रताड़ित किया जाता था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भक्तिन पर पुनर्विवाह के लिए दबाव डाला, उसकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की। अंत में भक्तिन को गांव छोड़ना पड़ा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अपने आप क्लियर होते जा रहे होंगे अगर आप लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा है चैप्टर को। तो देखो भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा। स्पष्ट कीजिए कैसे। देखो भक्तिन का जीवन प्रारंभ से ही दुख में रहा। बचपन में उसकी मां गुजर गई। विमाता से हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार मिला। विवाह के बाद 3 लड़कियां उत्पन्न होने के कारण उन्हें सास व जेठानियों का दुर्व्यवहार सहना पड़ा। किसी तरह परिवार से अलग होकर समृद्ध पाई, परंतु भाग्य ने उसके पति को छीन लिया। ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति छीननी चाही, परंतु वह संघर्ष करती रही। उसकी बेटियों का विवाह किया तथा बड़े जमाई को घर जमाई बनाया। शीघ्र ही उसका देहांत हो गया। इस तरह उसका जीवन शुरू से अंत तक दुखों से भरा रहा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मण के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों जड़ गए। तो देखो लक्ष्मी की सास का व्यवहार सदैव कटु रहा। जब उसने लक्ष्मी को मायके यह कहकर भेजा कि तुम बहुत दिनों से मायके नहीं गई हो, जाओ देखकर आ जाओ, तो यह उसके लिए अप्रत्याशित था। उसके पैरों में पंख से लग गए थे। खुशी खुशी जब वह मायके के गांव की सीमा में पहुंची तो लोगों ने फुसफुसाना प्रारंभ कर दिया कि हाय बेचारी लक्ष्मी अब आई है। लोगों की नजरों से सहानुभूति झलक रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे गंभीर बीमार थे। विमाता ने उसके साथ अन्याय किया था, इसीलिए वह हतप्रभ
थी और उसकी तमाम खुशी समाप्त हो गई। आई होप आप लोगों को ये तरीका पसंद आ रहा होगा। देखो प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मी ससुराल वालों से अलग क्यों हुई, इसका क्या परिणाम हुआ। देखो लक्ष्मी मेहनती थी, 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण सास व जेठानियां उसे प्रताड़ित करती रहती थी। वह उसके बच्चे घर, खेत व पशुओं का सारा काम करते थे, परंतु उन्हें खाने तक में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता था। लड़कियों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था, उसकी दशा में नौकरों जैसी थी। अतः उसे ससुराल वालों से अलग होकर रहने का फैसला किया। अलग होते ही उसने अपने ज्ञान के कारण खेत, पशु, घर आदि में अच्छी चीजें ले ली। परिश्रम के बलबूते पर उसका घर समृद्ध हो गया। अब देखो भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था। तो देखो भक्तिन व लेखिका के बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था, परंतु व्यवहार में यह लागू नहीं होता था। देवी उसकी कुछ आदतों से परेशान थी, जिसकी वजह से वह यदा कदा उसके घर चले जाने को कहती थी। इस आदेश को वह हंसकर टाल देती थी। दूसरे, वह नौकरानी कम, जीवन की धूप छाव अधिक थी। वह लेखिका की छाया बनकर घूमती थी। वह आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखती तथा हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो रहे होंगे। फिर देखो लेखिका के परिचित के साथ भक्तिन कैसा व्यवहार करती थी। तो जैसा लेखिका का व्यवहार था वैसा ही भक्तिन का व्यवहार था। तो देखो लेखिका के पास अनेक साहित्यिक बंधु आते रहते थे, परंतु भक्तिन के मन में उसके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं था। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। उसके सम्मान की भाषा लेखिका के प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर होता था और सद्भाव उनके प्रति लेखिका के सद्भाव से निश्चित होता था। भक्तिन उन्हें आकार, प्रकार व वेशभूषा से स्मरण रखती थी या किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि तथा कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, भक्तिन के आने से लेखिका अपनी असुविधाएं क्यों छिपाने लगी। तो देखो भक्तिन के आने से लेखिका के खान पान में बहुत परिवर्तन आ गए। उसे मीठा घी आदि पसंद था। उसके स्वास्थ्य को लेकर उसके परिवार वाले भी चिंतित रहते थे। घर वालों ने उसके लिए अलग खाने की व्यवस्था भी कर दी थी। अब वह मीठे व घी से विरक्ति करने लगी। यदि लेखिका को कोई असुविधा होती थी तो वह उसे भक्तिन को नहीं बताती थी। भक्तिन ने उसे जीवन की सरलता का पाठ पढ़ा दिया। फिर देखो लक्ष्मी को शहर क्यों जाना पड़ा। लक्ष्मी के बड़े दामाद की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर परिवार वालों ने जेठ के साले की जबरदस्ती विधवा लड़की का पति बनवा दिया। द्वेष बढ़ने से खेतीबाड़ी चौपट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि लगान भी नहीं चुकाया गया। जब जमींदार ने लगान न पहुंचाने पर भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा तो उसके स्वाभिमानी हृदय को गहरा आघात लगा। यह उसकी कर्मठता के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया। इस अपमान के कारण वह दूसरे ही दिन कमाई के लिए विचार से शहर आ गई। आई होप दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा ये तरीका। फिर देखो कारागार के नाम से भक्तिन पर क्या प्रभाव पड़ता था। वह जेल जाने के लिए क्यों तैयार हो गई। तो भक्तिन को कारागार से बहुत भय लगता था, डर लगता था। वह उसे यमलोक के समान समझती थी। कारागार की ऊंची दीवारों को देखकर वह चकरा जाती थी। जब उसे पता चला कि महादेवी जेल जा रही है तो वह उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हो गई। वह महादेवी के बिना अलग रहने की कल्पना मात्र से ही परेशान हो उठती थी। अब देखो प्रश्न नंबर 12 कि महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा है। तो हम लोगों ने जब कविता पढ़ी थी तो हम लोगों ने देखा था इसको 4 परिच्छेदों में बांटा गया। पहला विवाह से पूर्व, द्वितीय क्या है ससुराल में विधवा के रूप में, तीसरा विधवा के रूप में, चतुर्थ महादेवी की सेवा में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइपिंग एरर आप लोगों को मिल सकते हैं लेकिन उच्चारण पे दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये गद्य खंड का ये तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का इससे कोई अच्छा सजेशन हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको ये पीपीटी का गद्य खंड का माध्यम कैसा लगा। तो अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये जरूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।